हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आइए शुरुआत करते हैं आज के कुरुक्षेत्र की। सीधे मेहमानों के पास हम चलेंगे। संबित पात्रा जी हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से और आतिशी मारलेना जी आम आदमी पार्टी से। आज हम ये बात उस दिन कर रहे हैं जब प्रधानमंत्री ने जो मोस्ट अफेक्टेड राज्य हैं कोरोना संक्रमण के, उनसे, उनके मुख्यमंत्रियों से बात की और वहां एक विषय ये निकला कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो बात वो कह रहे थे उसको लाइव ब्रॉडकास्ट कर दिया और वो कई चैनलों पर चला भी। इस पर उसी बैठक में प्रधानमंत्री ने उनको टोका और कहा कि ये उचित नहीं है, ये क्लोज डोर मीटिंग थी। बहरहाल उसके बाद अब बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री जो उस बैठक में थे वो अब अरविंद केजरीवाल जी को पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने ओछी राजनीति की है। लेकिन सवाल इससे बड़ा है कि आखिर अरविंद केजरीवाल जी ने जो किया, क्या या जो बोला वो प्रधानमंत्री को सुनाने के लिए था या दिल्ली की जनता को सुनाने के लिए था? इसलिए मैं सीधे पहले आतिशी जी आपके पास आना चाहता हूं। आरोप यह है कि अरविंद केजरीवाल जी ने आज ये करके ये साबित करने की कोशिश की कि उनके हाथ में कुछ नहीं है। दिल्ली की जनता को ऑक्सीजन मुहैया कराना या अस्पताल में बेड मुहैया कराना अब ये उनके बूते में नहीं है, अब ये केंद्र सरकार जाने। जब वो हाथ जोड़ के कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री हूं लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, तो इसका तो आशय यही निकलता है। देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो ये मैं स्पष्ट कर दूं कि दिल्ली सरकार के पास कोई भी ऐसी जानकारी नहीं थी केंद्र सरकार की तरफ से कि ये क्लोज डोर मीटिंग है और इसका कोई भी हिस्सा लाइव टेलीकास्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अक्सर प्रधानमंत्री जी भी जो ऐसी मुख्यमंत्रियों की बैठकों में बोलते हैं उसको अक्सर लाइव टेलीकास्ट लाइव किया भी जाता है। कई मुख्यमंत्रियों की स्टेटमेंट्स भी मीडिया पे चलती हैं, पर बहरहाल उसके बावजूद भी दिल्ली सरकार ने, सीएम ऑफिस ने आधिकारिक रूप से अपना स्पष्टीकरण दे दिया है और अपॉलॉजी भी कर दी है कि अगर इससे किसी को भी आपत्ति हो तो हमें खेद है। तो ये आधिकारिक तौर पे कह भी दिया गया है सीएम ऑफिस की तरफ से। पर सवाल ये नहीं है कि उसका लाइव करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। सवाल तो आज के दिन में ये है कि हम दिल्ली के और सभी राज्यों के जो भी पेशेंट हैं जिनके पास आज ऑक्सीजन नहीं है, उनको हम ऑक्सीजन कैसे पहुंचा सके, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं तो व्यक्तिगत तौर पे इस बात से बहुत खुश हूं कि केंद्र सरकार ने इसका कोऑर्डिनेशन अब एक युद्ध स्तर पे शुरू किया है। जिस तरह से एयरफोर्स को भी इसमें लाया गया है, एयरफोर्स टैंकर्स को अलग अलग जगह पहुंचा रहा है और मुझे अब उम्मीद है कि बीच में इसी तरह से बना रहा तो मुझे भरोसा है कि इस संकट से हम जल्द पार पा जाएंगे। जी ठीक है, लेकिन फिर भी सवाल यह है कि जब मुख्यमंत्री ने आज उस बैठक में कहा कि मैं मुख्यमंत्री होकर भी कुछ नहीं कर पा रहा, आपको नहीं लगता है कि जब मुख्यमंत्री ऐसी लाचारी व्यक्त करते हैं तो एक बड़ा डिमोरलाइजिंग इफेक्ट होता है उस प्रदेश की जनता के ऊपर? क्या उनको ऐसा कहना चाहिए था? देखिए सौरभ जी, ये तो सच्चाई है, जो ऑक्सीजन है वो एक सेंट्रली रेगुलेटेड कमोडिटी है। दिल्ली जैसे राज्य उसे मैन्युफैक्चर करता नहीं है और कर भी नहीं सकता, क्योंकि एनजीटी के ऑर्डर्स के तहत दिल्ली में ऐसी हैवी इंडस्ट्रीज लगने पे बैन लगा हुआ है। तो इसलिए दिल्ली अन्य राज्यों पर डिपेंडेंट है ही, चाहे वो हरियाणा पर हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश पर हो, जहां पे ये मैन्युफैक्चर होता है। जिस तरह के इंडस्ट्रियल प्लांट्स दिल्ली में लगना एनजीटी के आदेशों से मना है। तो इसलिए दिल्ली सरकार के तो बिल्कुल हाथ में नहीं है और बिल्कुल ऐसी दिल दहलाने वाली परिस्थितियां पिछले कुछ दिन में हो रही हैं। अपोलो अस्पताल में 2 रात पहले आईसीयू तक में सिलेंडर से ऑक्सीजन दी जा रही थी, जो मुझे नहीं लगता कि इस दिल्ली जैसे शहर के बड़े किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में कभी भी ऐसा हुआ होगा। सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल बिल्कुल 2 घंटे की कगार पर था जब फरीदाबाद से लिंड वाले प्लांट ने ऑक्सीजन भेजने से मना कर दिया था। तब उनके डायरेक्टर की त्राही तब वो इतने परेशान होकर सरकार को कॉल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे पास 300 पेशेंट अभी ऑक्सीजन पे है। ऐसे बहुत सारे मामले में उन सबका जिक्र करता हूं, अभी बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने, बल्कि हॉस्पिटल अदालत चले गए ऑक्सीजन के लिए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन समीर पात्रा जी, आपने उनको सुना, वो ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री की बात लाइव ब्रॉडकास्ट हो गई तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। प्रधानमंत्री की बातें भी कई बार ऐसी मीटिंगों में वो लाइव दिखाई जाती है। और दूसरा, ये बात हकीकत है कि मुख्यमंत्री क्या करे, ऑक्सीजन तो अब केंद्र की सरकार को ही सप्लाई करनी है या दूसरे राज्यों से आनी है। देखिए, इन सब के पीछे सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो नियत और उद्देश्य है।
हाँ, सही बात है। प्रथम दृष्टया अगर कोई व्यक्ति इस डिबेट को सुन रहा होगा या देखेगा कि चलिए कुछ पोर्शन अगर लाइव टेलीकास्ट हो गया तो इससे कौन सा बहुत बड़े सीक्रेट का पता जनता को चल गया। मगर देखिए, क्लोज डोर मीटिंग्स की एक मर्यादा होती है, एक परंपरा होता है, एक कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। जब देश के तमाम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ बैठे, कोई आज पहली बार नहीं बैठ रहे हैं। जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, संविधान के अंतर्गत मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्रियों के बीच में मीटिंग होती है। आज तक किसी भी एक मुख्यमंत्री ने देश का ऐसा नहीं किया कि उनमें से प्राइवेटली अपना ही पोर्शन को उन्होंने लाइव टेलीकास्ट कराया हो। हाँ, यह कहना कि प्रधानमंत्री के कुछ पोर्शन भी दिखाए जाते हैं, आप तो खुद मीडिया से हैं सौरभ जी, ये सब बाकायदा जारी किया जाता है सर्वसम्मति के साथ, और उसको फोटो अपॉर्चुनिटी कहा जाता है कि 2 मिनट या 3 मिनट का एक एक्सेप्ट सबके सम्मति के साथ हम बैठक कर रहे हैं, इस विषय को जारी किया जाएगा। उसका अर्थ यह नहीं होता है कि कल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री या परसों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहेंगे मेरा जो हिस्सा है मैं दिखाना चाहूंगा। अब इसके पीछे का उद्देश्य क्या रहा होगा? इसके पीछे का उद्देश्य कहीं ना कहीं ये रहा होगा, नंबर 1 प्रचार का, कि देखो मैं बाकी मुख्यमंत्रियों से अलग हूं, मैं अपने जनता के लिए और मैं दिल्ली के लिए कितना ज्यादा सोच रहा हूं, नंबर 1। नंबर 2, ठीकरा अब आप ट्रांसफर कर दीजिए मोदी जी के ऊपर, मेरे से ना हो पाएगा, ना मैं बेड दे पाऊंगा, ना मैं ऑक्सीजन दे पाऊंगा, मैं मुख्यमंत्री तो जरूर हूं मगर मेरे हाथ में कुछ नहीं है, इसलिए आपको ब्लेम करना है, आप प्रधानमंत्री को ब्लेम करिए। मैं बिल्कुल मानता हूं कि तू मैं का समय नहीं है, मगर जिस नियत के साथ ये सब किया गया, ये नियत ठीक नहीं था और इसी कारण से क्षमा याचना करनी पड़ी। और कुछ तथ्यात्मक गलतियां भी थी, जैसे कि ऑक्सीजन को उठा लेना। आपने कहा कि आप एयरलिफ्ट कर लीजिए ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन टैंकर्स को एयरलिफ्ट किया जा सकता है, लिक्विड ऑक्सीजन इन्फ्लेमेबल होने के कारण कभी भी एयरलिफ्ट नहीं हो सकता है, यह मुख्यमंत्री को मालूम होना चाहिए था। दूसरा, उन्होंने कहा ग्रीन कॉरिडोर रेलवे के माध्यम से बनाइए, जो कि मोदी जी ने कहा कि ऑलरेडी बने हुए हैं। और रेलवे से जब आप ये बात पूछी गई कि क्या दिल्ली सरकार ने ऐसा कोई चिट्ठी या ऐसा कोई प्रस्ताव लिखा था, रेलवे ने कहा हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं आया है, मगर हमने ग्रीन कॉरिडोर ऑलरेडी बना दिए हैं। तो मुझे लगता है तथ्यात्मक गलती भी थी। और अंत में इतना मैं कहूंगा, ठीक बात है, आप जनता को कन्वे करना चाहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसका प्रावधान है कि मीटिंग के बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन सभी विषयों को विस्तार से बता सकते हैं कि हमने इन विषयों पर चर्चा की, प्रधानमंत्री जी ने अपनी राय इस प्रकार से रखी और इस प्रकार हम दिल्ली का विषय है। अंत में 10 सेकंड आपकी अनुमति से लेकर एक बात कहना चाहूंगा। बिल्कुल मैं मानता हूं आतिशी बहन की बात कि अफरा तफरी का माहौल है, मैं भी टीवी देख रहा हूं, मैं भी खुद जान रहा हूं, मेरे दोस्त मेरे परिवार के लोग आज किस स्थिति में हैं, मैं भी जान रहा हूं। ऐसी बात नहीं है कि हम जान नहीं पा रहे हैं, किंतु कुछ चीजें, जैसे आज सुबह जब मैंने टीवी ऑन किया तो हाहाकार मचा हुआ था कि 30 जो मरीज हैं गंगाराम में, ऑक्सीजन नहीं होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। आप सोचिए, दिल बैठ गया, हम सबका दिल बैठ गया, पूरी जगह एक अफरा तफरी का माहौल बन गया कि ऑक्सीजन नहीं होने के कारण गंगाराम जैसे हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई। उसके आधे घंटे 1 घंटे बाद डॉक्टर राणा, जो कि गंगाराम के चेयरमैन हैं, उन्होंने आके क्लैरिफाई किया कि ये फेक न्यूज है, ऑक्सीजन के कमी के कारण किसी की मृत्यु नहीं हुई। हाँ, ऑक्सीजन की कमी जरूर है जो कि आज रात तक पूरी हो जाएगी, मगर ऑक्सीजन के कारण, ऑक्सीजन नहीं होने के कारण 30 लोगों की मृत्यु नहीं हुई है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, कृपया करके ऐसे बातें मत फैलाएं। आप सोचिए लोगों के ऊपर क्या गुजरेगा, ऐसे तो दंगे शुरू हो जाएंगे कि हमारे मरीज जो है ऑक्सीजन नहीं, उन्होंने हमारे यहाँ भी इस बात का खंडन किया कि ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने उस वक्त भी ये कहा कि मेरे पास अब भी अस्पताल में केवल 1.5 घंटे की ऑक्सीजन बाकी है। वो ये उम्मीद जाहिर कर रहे थे कि कल तक शायद बेहतर हो जाएगा, लेकिन इस वक्त जो परिस्थिति ऑक्सीजन की है वो बनी हुई है। एक सेकंड, अब मैं जरा आता हूं, मैं अभी दिल्ली के हालात की हम बात कर रहे हैं। दिल्ली की सरकार का सबसे बड़ा कहना और आरोप यह है कि पहले तो इनका कोटा कम कर दिया गया था, अब वो बढ़ाया भी जो गया है वो इनकी जरूरत के हिसाब से आज भी बहुत कम है। और दूसरा, जो ऑक्सीजन इनकी आती भी है उसको यूपी के और पानीपत के प्लांट पर रोक लिया जाता है, क्योंकि वो लोग कहते हैं पहले हम इसको अपने यहां पर इस्तेमाल करेंगे। तो मैं पहले आतिशी जी के पास जाना चाहता हूं। आतिशी जी, मैंने इस बारे में खुद हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री से बात की कल जब मनीष सिसोदिया जी ने चिट्ठी लिखी थी कि पानीपत के प्लांट में ऐसा हो रहा है, मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, 1 लीटर ऑक्सीजन भी मैं नहीं रोक सकता, 1 लीटर ऑक्सीजन भी कहीं किसी राज्य की हमने नहीं रोकी है। मैं उनको कहा कि यह आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि आप इसको जिस भी तरीके से इसकी जांच कराना चाहें करा लें कि हरियाणा सरकार ने अगर जरा सी भी ऑक्सीजन कम दी हो। देखिए सौरभ जी, मैं उनके बयान से इसलिए अचंभित हूं क्योंकि उससे पिछले दिन उनका खुद का बयान था अनिल विज जी का, और वो कई चैनलों पर चला भी है।
हर प्लांट पे, और मैंने उन्हें कहा है कि यहां से बाहर ऑक्सीजन नहीं जाएगी, पहले हरियाणा को जितनी जरूरत है वो आपूर्ति होगी, उसके बाद भेजी जाएगी। मणिपाल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स ने तो अपने प्रेस रिलीज में गरिमा अग्रवाल करके आईएएस अफसर का नाम तक लिया है कि लिंड का जो फरीदाबाद का प्लांट है उसको गरिमा अग्रवाल नामक आईएएस अफसर ने सील किया है, और उन्होंने वहां से टैंकर निकलने से दिल्ली के लिए मना किया है। तो क्या वो आईएएस अफसर बिना किसी आदेश के ऐसा कर रही है? या आपको भी पता है, हमें भी पता है, ये सच नहीं है। और ये जो 2 दिन में हुआ, जिस तरह से आइनॉक्स के प्लांट से यूपी पुलिस ने टैंकर निकलने से रोके, जिस तरह से लिंड के प्लांट पर हरियाणा के आईएएस अफसरों और पुलिस ने टैंकर निकलने से रोके, ये बिल्कुल अनुचित है। और इसीलिए हमने केंद्र सरकार को गुहार लगाई थी कि केंद्र सरकार को इंटरवीन करना पड़ेगा, केंद्र सरकार को ये राज्यों के बीच का कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आखिरकार अगर हरियाणा की पुलिस, हरियाणा की एडमिनिस्ट्रेशन, यूपी की पुलिस ऐसा कुछ करती है तो दिल्ली सरकार उस पर एक्शन नहीं ले सकती है। ये एक्शन केंद्र सरकार को लेना पड़ेगा। और मुझे इस बात की खुशी भी है, सेंट स्टीफन्स हॉस्पिटल में जब 300 पेशेंट की ऑक्सीजन बिल्कुल एक कगार पर आ गई थी खत्म होने के, क्योंकि दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से हरियाणा सरकार से भी बात हुई, आखिरकार तभी लिंड के फरीदाबाद के प्लांट से ऑक्सीजन निकल पाई और सेंट स्टीफन्स हॉस्पिटल पहुंच पाई। तो आपका कहना यह है कि हरियाणा की सरकार और यूपी की सरकार ये लोग सफेद झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अभी योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके ये बोला, आतिशी जी, उन्होंने कहा है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए दूसरों पर निराधार आरोप लगा रही है। तो जो आपने भी कहा ना कि मोदी नगर के प्लांट में, आइनॉक्स एयर के प्लांट में आपकी टैंकर को रोक दिया, वो उसको भी कह रहे हैं ये भी झूठ है। सौरभ जी देखिए, सिंपल सी बात है, दिल्ली का एक ऑक्सीजन का कोटा है, वहां पे 350 मेगाटन ऑक्सीजन का दिल्ली का कोटा था। हमने कुछ दिन पहले बढ़ा के उसे 700 मेगाटन करने के लिए कहा। हमें खुशी है इस बात की, केंद्र सरकार ने कम से कम 480 तो कर दिया, लेकिन बीच में 1-2 दिन वो 335 मेगाटन भी नहीं, सिर्फ 200 मेगाटन से कम ऑक्सीजन 2 दिन के लिए दिल्ली में आई है। और देखिए दिल्ली की आप परिस्थिति समझिए, दिल्ली में एनजीटी के जो, क्यों वो दिल्ली, कैसे वो दिल्ली सरकार की नाकामी है, जब एनजीटी के आदेश हैं कि दिल्ली में इस तरह की हैवी इंडस्ट्रियल प्लांट्स नहीं लग सकते हैं, जो ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग जो हरियाणा और यूपी में लग सकते हैं, तो दिल्ली हवा से थोड़ी ऑक्सीजन निकालेगी, ऑक्सीजन तो इंडस्ट्रियल। आपकी ये बात समझने लायक है कि दिल्ली के अंदर अपना ऑक्सीजन प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है। चलिए, आप बाहर के राज्यों पर डिपेंडेंट हैं। अब इसका मतलब कोई तो झूठ बोल रहा है। मेरा सवाल तो ये, झूठ कौन बोल रहा है? संबित पात्रा जी, या तो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार झूठ बोल रही है, या योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, या फिर शिवराज जी की सरकार, माफ कीजिएगा, खट्टर जी की सरकार। देखिए चलिए, आप हम दोनों को भूल जाइए कि हम दोनों राजनेता क्या बोल रहे हैं। मैंने आज बाकायदा मैं आपका चैनल भी देखा हूं और बाकी चैनल्स को भी फॉलो कर रहा था। डॉक्टर राणा, गंगाराम एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है दिल्ली में, डॉक्टर राणा इतने बड़े हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं। मैं उनके वक्तव्य को देख रहा था कि ऑक्सीजन आ गया है, वी आर वेटिंग फॉर द एनओसी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। आप भी निकाल सकते हैं उनके इस वक्तव्य को, आप चला सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जैसे ही एनओसी देगी हम उसको यूज करेंगे। तो एनओसी तो स्टेट गवर्नमेंट को देना है। देखिए, दूसरी बात मैं कहता हूं, आज से ठीक 6 दिन पहले के अरविंद केजरीवाल जी के आप वक्तव्य को निकालिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस को निकालिए, जिसमें जब एक रिपोर्टर ने पूछा कि ऑक्सीजन की स्थिति क्या है, ड्रग्स की स्थिति क्या है दिल्ली में, 6 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे किसी प्रकार की ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बेड की कमी नहीं है, रेमडेसिविर की कमी नहीं है और सारे मरीजों को बहुत सुचारू रूप से हम मैनेज करेंगे। अचानक उसके 3 दिन बाद, अर्थात परसों, उन्होंने शाम को यह ट्वीट कर दिया कि बस ऑक्सीजन अब 2 से 3 घंटे के लिए तमाम हॉस्पिटलों में शेष है। 3 दिन में ऐसा क्या हो गया? मतलब या तो आपने एंटिसिपेट करने में कहीं ना कहीं भूल किया था, क्योंकि उस समय तक आपने कहीं डिमांड बढ़ा करके नहीं भेजा था। आपने कहा था पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है, 3 दिन के अंदर आपने कहा कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, 2-3 घंटे का शेष है। मैं हाथ जोड़कर, मैं जानता हूं लोग परेशान हैं, मगर फिर भी मैं कह रहा हूं, अगर परसों रात को इन्होंने कहा कि 2 से 3 घंटे का ऑक्सीजन शेष है, क्या ऑक्सीजन समाप्त हो गया? नहीं। रियल टाइम मैपिंग के माध्यम से कल मैंने देखा कि अपोलो हॉस्पिटल की डॉक्टर संगीता रेड्डी ने भी, जो चेयरपर्सन है, उन्होंने भी ट्वीट किया था कि हमारी ऑक्सीजन पहुंची नहीं है, बॉर्डर पे अटकी हुई है। मगर उसके ठीक 4 घंटे बाद उन्होंने ट्वीट किया, नहीं, हमारी जो ऑक्सीजन की गाड़ियां हैं, जो ट्रक है, वो पहुंच गई हैं। मैं जानता हूं अगर परसों 3-4 घंटे का ही ऑक्सीजन शेष होता तो आज हाहाकार मच जाती, मगर सारे रियल टाइम मैपिंग के माध्यम से पहुंच रहे हैं। दूसरी बात, आपने यूपी और हरियाणा की सरकार को तो
को निशाने में ले लिया। आज आप ममता बनर्जी के बयान को दिखाइए, क्योंकि दिल्ली को 2 सरकारों से ऑक्सीजन मिलने हैं। केंद्र सरकार ने 2 राज्यों को अटैच किया है दिल्ली के साथ ऑक्सीजन के लिए, वो है उड़ीसा और वो है बंगाल। नवीन पटनायक जी से कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की बात हुई। नवीन जी ने कहा कि हम ऑक्सीजन देंगे। आज दिल्ली बंगाल से ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखा है, मैं तो 1 बूंद ऑक्सीजन किसी को नहीं देने वाली हूं, सारा ऑक्सीजन बंगाल के लिए यूज होगा। अब केजरीवाल जी और ममता जी तो भाई बहन हैं, आप बताइए एक शब्द क्या ममता जी के लिए केजरीवाल जी ने कहा? क्यों नहीं? आपका तो कोटा वहां से भी बंधा हुआ है, वहां से तो आज सख्त शब्दों में मना कर दिया ममता जी ने कि मैं तो ऑक्सीजन देने वाली नहीं हूं। अब बताइए, अगर महाभारत आप लोगों के बीच में आपस में होगा तो ये देश चलेगा कैसे? नहीं, वो ठीक बात है, ममता बनर्जी ने ऐसा कहा है अगर, तो ये सरासर गलत कहा है और इनको उस पर भी प्रोटेस्ट करना चाहिए। मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि क्या यूपी कहा है अगर नहीं, ये चिट्ठी भी है सौरभ भाई, ये ऐसा मत कहिए कि कहा है अगर, तो आप दिखा सकते हैं, आप इतने बड़े चैनल हैं, ममता बनर्जी का ये ऑथेंटिक बयान है और चिट्ठी भी है, ये बाकायदा चिट्ठी लिखा गया है, आप दिखा सकते हैं। कभी कभी कोई फैक्ट या खबर मुझसे मिस भी हो सकती है, मैंने नहीं देखा है, आप इसीलिए मैंने अगर कहा, मेरी नॉलेज में नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूं, पर्सनल बात कर रहा हूं, मैं चैनल की नहीं अपनी बात कर रहा हूं। अगर कहा है तो गलत कहा है, और मुझे लगता है नहीं मैं पर्सनल नहीं हो रहा, मुझे लगता है इसको अपडेट करने की आवश्यकता है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं, चलिए ठीक है, वो एक सेपरेट इशू हुआ, लेकिन क्या हरियाणा ने और यूपी ने इनकी ऑक्सीजन रोकी? इस सवाल का जवाब तो मिले। मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए, इनिशियल जो परसों जब ये किल्लत की बात हुई तो कुछ तू मैं हमने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और हरियाणा सरकार के बीच में मुख्यतः सुना, ऐसा नहीं, हमने टीवी के माध्यम से देखा कुछ तू मैं चल रहा है। तुरंत दिल्ली की सरकार ने केंद्र सरकार को अप्रोच किया और जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, MHA ने तुरंत 2 पेज की एक चिट्ठी जारी की और ताकीद किया तमाम अधिकारियों को कि इस प्रकार का तू मैं बिल्कुल नहीं चल सकता। वो चिट्ठी मेरे सामने है, मैं आपको चिट्ठी दिखा भी देता हूं। ये वो चिट्ठी है जिसमें कहा गया कि रियल टाइम मैपिंग के हिसाब से पूरे जो ऑक्सीजन के क्रायोजेनिक टैंक इत्यादि आएंगे वो टैग्ड होके आएंगे, जिस हॉस्पिटल को जाने हैं उनको कोई नहीं रोकेगा, और जो जिला अध्यक्ष अर्थात कलेक्टर हैं और वहां के जो SP हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हो चाहे हरियाणा के हो, वो लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे इसकी सेफ डिलीवरी के लिए। और अरविंद केजरीवाल जी ने उसके आधे घंटे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमित शाह जी को और नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद भी कहा है, वह भी तो पब्लिक डोमेन में है। तो बिल्कुल अगर कोई अड़चन रही हो, वो अड़चन को कैसे दूर करना है, इसलिए मोदी जी ने बिल्कुल बाकायदा कदम उठाया है। चलिए ठीक है, आतिशी जी, इनका कहना यह है कमी थी दिल्ली के अंदर, कुछ कोऑर्डिनेशन की भी राज्यों के बीच में कमी थी, दोनों को केंद्र सरकार डील कर रही है। देखिए सौरभ जी, मैं तो खुद कह रही हूँ इस बात को कि हमें स्वागत करते हैं कि केंद्र सरकार कोऑर्डिनेशन कर रही है, क्योंकि राज्यों के बीच का कोऑर्डिनेशन, चाहे वो किसी भी राज्य के साथ हो, चाहे वो उड़ीसा के साथ हो, चाहे वो बंगाल के साथ हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के साथ हो, हरियाणा के साथ हो, मध्य प्रदेश के साथ हो, राज्यों के बीच का कोऑर्डिनेशन इंश्योर करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। और ये जो पत्र संबित पात्रा जी दिखा रहे हैं, ये रिस्पॉन्स था जो हरियाणा के अनिल विज जी, जो वहां के होम मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर हैं, जो उन्होंने बयान दिया, जो उनका एक्शन था, जो यूपी पुलिस ने किया। और मैं इस बात का स्वागत करती हूं कि केंद्र सरकार ने यूपी में और जो हरियाणा की जो 2 सरकारें हैं जो उस प्रकार से ऑक्सीजन के टैंकर्स को रोक रही थी, उस समस्या को सुलझाया। मैं इस बात का भी स्वागत करती हूं कि केंद्र सरकार ने आज सुबह से एयरफोर्स तक को लगा दिया है। अभी हमें युद्ध स्तर पर एक साथ मिलकर ऑक्सीजन की सप्लाई को पूरा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस रेट से केस बढ़ रहे हैं, दिल्ली में तकरीबन 25,000 केस रोज आ रहे हैं, जिस रेट से केस बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल्स आज जब तक ऑक्सीजन की कमी पूरी नहीं हो जाती अपने बेड्स को एक्सपैंड नहीं कर सकते हैं। ना सरकारी अस्पताल कर सकते हैं, ना प्राइवेट हॉस्पिटल कर सकते हैं। तो बेड्स के एक्सपेंशन के लिए भी बहुत जरूरी है कि सबसे पहले ऑक्सीजन की समस्या को सुलझाया जाए, ऑक्सीजन की जो इंक्रीज्ड डिमांड है दिल्ली की, उसको पूरा किया जाए। और जैसा मैं मानती हूं कि अब धीरे धीरे हो भी रहा है, जैसे दिल्ली के हाईकोर्ट ने कहा कि हर तरह की प्रोडक्शन कैपेसिटी, चाहे वो स्टील प्लांट्स हो, चाहे वो पेट्रोलियम प्लांट्स हो, हर चीज को अब देश भर से मोबिलाइज करना पड़ेगा अगर हमें ये जो बढ़ती हुई तो ये सवाल रोज रोज पूछ रहा हूं, कोई राज्य का प्रतिनिधित्व होता है तो उनसे, केंद्र का होता है कि उनसे, हम सब कुछ अब क्यों कर रहे हैं, हमने पहले क्यों नहीं किया? अभी संबित जी ने ये आपसे पूछा कि 1 हफ्ता पहले तक दिल्ली में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी, अचानक कैसे कमी हो गई? हुई तो उस वक्त क्या आपने इसके लिए कोई रिक्वेजिशन दिया कि हमको इतनी जरूरत पड़ सकती है? पहले से आपने किसी को आगाह किया? दूसरा, अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री से ये कह रहे हैं कि आप हमको आप रेल चलवा दीजिए।
प्रधानमंत्री ने कहा रेल ऑलरेडी चल रही है, तो अरविंद केजरीवाल जी ने पहले रेलवे को क्यों नहीं ऑर्डर दे दिया कि हमारा भी टैंकर लाइएगा आप? मैं बताती हूँ सौरभ जी, इसमें 3-4 तथ्य हैं जो एक बार आप मैं चाहूंगी कि आप पूरा डिटेल में सुन लें। सबसे पहली बात, क्या तैयारी नहीं थी? ये तो देखिए स्पष्ट है कि इस वेव में इतने केसेस आएंगे, इसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। अगर आप भी कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स ने भी किए, उन्होंने जो सारे स्टैटिस्टिकल मॉडल्स हैं, उन्होंने 3 लाख पर डे केसेस जो एस्टिमेट किए थे वो मिड मई तक किए थे। इतना इंक्रीज इन नंबर ऑफ केसेस जितना 14 दिन में दिल्ली भारत में हुआ है, उतना पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में जब पीक आई थी तो 60 दिन में हुआ था। तो जिस तरह से कोरोना की इस वेव ने पीक पकड़ा है और जितने ज्यादा केसेस आए हैं, आप दिल्ली की सरकार छोड़िए, केंद्र सरकार, पॉलिटिशियंस क्या, डॉक्टर्स क्या, साइंटिस्ट, स्टैटिस्टिशियंस, किसी ने भी नहीं एंटिसिपेट किया। नंबर 1। नंबर 2, ऐसा नहीं है कि जिस दिन ऑक्सीजन खत्म हुई उसी दिन कहा गया। उससे 2 दिन पहले मुख्यमंत्री ने पीयूष गोयल जी को चिट्ठी लिखी है, उसमें स्पष्ट कहा है कि 335 मेगाटन का जो दिल्ली का ऑक्सीजन का कोटा है उसको बढ़ाया जाए, हमें 700 मेगाटन की जरूरत है। तो ये स्पष्ट तौर से केंद्र सरकार को कहा गया था। तीसरी बात, मैं आपको फिर से कह रही हूं, ऑक्सीजन एक सेंट्रली रेगुलेटेड कमोडिटी है, वो रेलवे से आएगी, वो एयरफोर्स की उससे आएगी, ये दिल्ली की सरकार नहीं तय कर सकती है, ये केंद्र सरकार तय करती है कि ऑक्सीजन को किस प्रोडक्शन यूनिट से किस स्टेट तक कितना और कैसे छाया जाए। तो इसलिए ये दिल्ली सरकार रेलवे को नहीं कह सकती थी, ये निर्णय केंद्र सरकार को ही लेना था। चलिए, अच्छा ठीक है, मैं जवाब लेता हूं आपका। एक आंकड़ा भी दे रहा हूं साथ में संबित जी, एक ये छपा हुआ आंकड़ा है कि ऑक्सीजन की जो डिमांड और एलोकेशन है वो जो 12 हमारे जो क्रूशियल स्टेट्स हैं जहां मामले ज्यादा है वहां क्या है, तो जहां सबसे ज्यादा डेफिसिट है वो स्टेट दिल्ली है, जो जिनकी जरूरत है 700 मीट्रिक टन और इनको मिलता है 480 टन। और आतिशी जी कह रही है हमें तो वो भी कागज पे ही मिलता है। इनका डेफिसिट 220 मीट्रिक टन का है। इसके अलावा किसी का 47 टन का डेफिसिट है, 25 टन का डेफिसिट है, 18 मीट्रिक टन का डेफिसिट है। तो इनका शॉर्टफॉल बहुत ज्यादा है और ये कह रहे हैं कि हम तो रेल नहीं चलाते, हवाई जहाज हम नहीं चलाते, एयरफोर्स आपके पास है, कोटा भी केंद्र की सरकार तय करती है। हम तो ये बता दिया कि हमें इतनी चाहिए, कैसे देनी है ये तो आप तय करेंगे। देखिए सौरभ जी, चलिए बहुत सारी थियोरेटिकली बातें कही गई, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। चलिए, ना तो ये बेड बना सकते हैं, ना ये ऑक्सीजन ला सकते हैं, ना ये मरीज को भर्ती कर सकते हैं, ना ये ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते हैं, मगर ये इतनी सारी एडवर्टाइजमेंट दे देकर देखिए हमने बहुत अच्छा मैनेज कर दिया, इससे पहले 4 वेव आई थी, हमने कितना बढ़िया से मैनेज किया, ऐसा भी क्यों करते हैं? फिर ये कुछ भी नहीं किए थे तो सब कुछ अगर हम ही लोगों ने किया था तो ये भी क्यों करते हैं? 293 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है विगत वर्ष एडवर्टाइजमेंट पे, 293 करोड़। सोचिए अगर 293 करोड़ रुपए के हम बेड बनाना चालू कर देते, मैं बोल रहा हूं चलिए आप 100 करोड़ खर्च कर देते, बाकी 100 करोड़ के भी आप बेड बनाते या 200 करोड़ के बेड बनाते तो कितने सारे बेड बनते। खुद आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ये प्रॉमिस किया हुआ है कि हम 30,000 बेड बढ़ाएंगे दिल्ली में, मगर एक बेड नहीं बढ़ा। मैं फिर भी लोगों के लिए कहना चाहूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कहा जा रहा है कि दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया गया, क्या क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सुन लीजिए पहले, डीआरडीओ ने इनका जवाब सुन लीजिए, आप कर लो, इनका जवाब सुन के मैं बता रहा हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, जनता की भला के लिए बता रहा हूं, हम बीच में ना बोले एक दूसरे के तो ठीक रहेगा, अभी तक तो ठीक ही चल रहा था। देखिए सौरभ जी, डीआरडीओ ने 500 बेड का सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके माध्यम से बेड बनाया है। ये ऑक्सीजनेटेड बेड से 250 इनमें से चालू हो चुके हैं और 250 सोमवार से चालू हो जाएंगे। एमएचए का जो ऑर्डर था कि कल आया जो ऑर्डर कि ये जो 500 बेडेड हॉस्पिटल है सरदार वल्लभ भाई पटेल का डीआरडीओ का, उसमें सारे के सारा पैरामेडिकल और मेडिकल स्टाफ भी सेंट्रल गवर्नमेंट मुहैया करा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल दिल्ली में है उनमें आज से पहले 1090 बेड, आज मतलब ये जो सर्ज हुआ है इस सर्ज से पहले 1090 बेड थी, जिसको बढ़ा करके क्रमांक 3800 बेड किया गया, जिसमें 480 आईसीयू बेड थे। अब उसे बढ़ा करके 4160 बेड कर दिया गया है, जिसमें कि 730 आईसीयू बेड ऐड किए गए हैं। ठीक उसी प्रकार 378 मेट्रिक टन से बढ़ा करके ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट दिल्ली की 480 मेट्रिक टन कर दिया गया है। तो देखिए ऐसा नहीं सभी राज्यों को करना है। ऑक्सीजन के बारे में आपने पूछा तो ऑक्सीजन की बात है संबित जी, ये आपने कब देखा कि अस्पताल वाले टीवी पे आके बोले मेरे पास 2 घंटे की बातचीत? अच्छा, अस्पताल को हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है, ये कब हुआ? इससे पहले इसका मतलब रियल शॉर्टेज है,
असल कमी है? मैं इसका उत्तर दे रहा हूं। अभी अतसी जी ने आप ही के शो में बताया कि अरविंद केजरीवाल जी आज से 6 दिन पहले उन्होंने एंटिसिपेट नहीं किया था कि इस प्रकार का वेव दिल्ली में आ जाएगा। और ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार ने उन्हें कहा नहीं था, वो चिट्ठियां भी मैं लाया हूं, मगर मुझे लगता है अच्छा नहीं लगेगा। अतसी जी भी तू मैं नहीं कर रही हैं, मगर ये वो चिट्ठियां हैं जो 7 जनवरी की हैं, 27 फरवरी की हैं, 25 फरवरी की हैं, जिनमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दिल्ली को चिट्ठी लिखी गई थी। हाँ, ऑक्सीजन के विषय में नहीं लिखी गई थी, मगर लिखा गया था कि आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी रखिए, एक वेव आ सकता है। दूसरी बात, ऑक्सीजन के लिए कल प्रधानमंत्री जी ने जो बैठक किया है उसमें जो आंकड़े जारी किए गए हैं, मैं चाहता हूं कि जनता इसको जरूर जाने। 20 राज्यों में, आपने 12 राज्य की बात कही, मगर कल प्रधानमंत्री जी ने 20 राज्यों की बात की है। 20 राज्यों में 6,768 मेट्रिक टन की डिमांड बनती है, जिसमें कि अभी भारत सरकार 6,822 मेट्रिक टन अलॉट कर रही है, अर्थात 37 मेट्रिक टन ज्यादा है। अभी सभी राज्य के जितने भी स्वास्थ्य मंत्री है, सभी ने एक बात कही है, वी नीड टू रैशनलाइज इट। मैं तो गंगाराम के भी, राणा जी को सुन रहा था, मेदांता से भी मैं सुन रहा था, त्रिहन जी को, अपोलो में भी कल मैं संगीता रेड्डी जी को सुन रहा था, सभी ने बात कही है कि वी नीड टू रैशनलाइज द रिसोर्सेज। इसे रैशनलाइज करने की आवश्यकता है। और बिल्कुल मैं आश्वस्त करता हूं, ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल किसी को नहीं होने दी जाएगी। वो मूलभूत आवश्यकता है जनता की, जनार्दन की, किसी भी मरीज की, वो मूलभूत आवश्यकता है। उसके लिए कभी भी जान नहीं जाएगी। इसकी व्यवस्था केंद्र सरकार अवश्य करे। चलिए, ये आश्वासन वो दे रहे हैं। बोलिए आतिशी जी, आप बोलिए। सौरभ जी, मैं ना अचंभित हूं संबित जी की बात से। इतने वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, खुद भी डॉक्टर हैं, वो दिल्ली सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मैं तो पिछले कई दिनों से मैं आपके टीवी शो पे भी आई हूं, मैं तो बिल्कुल तू मैं किसी पर भी किसी का आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रही हूं, क्योंकि ये एक आपातकाल का समय है। लेकिन संबित पात्रा जी कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने एंटिसिपेट नहीं किया। हमने नहीं किया, मान लीजिए, आपने क्या एंटिसिपेट कर लिया? आप हमें चिट्ठियां दिखा रहे हैं, आपने महाराष्ट्र को लिखी, आपने दिल्ली को लिखी। अगर आपको पता था कि दिल्ली में इतने मरीज बढ़ने वाले हैं, तो आपने दिल्ली के लिए ऑक्सीजन की प्रोडक्शन कैपेसिटी क्यों नहीं बढ़ाई? आपने महाराष्ट्र के लिए ऑक्सीजन की प्रोडक्शन कैपेसिटी क्यों नहीं बढ़ाई? नहीं बढ़ाई है ना, 3,500 से लेकर के 7,822 मेट्रिक टन बढ़ाया है। ये बढ़ाया गया है ऑक्सीजन का प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को आज से 1 साल पहले डाइवर्ट कर दिया गया था कि वो सारा मेडिकल ऑक्सीजन में परिणत होगा। ऐसा नहीं है अतसी जी की कुछ भी किसी ने नहीं किया और ऑक्सीजन आज बढ़े हुए अमाउंट में मिल रहे हैं। किया गया है, ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन का इसका इंतजाम नहीं किया तो ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है आपकी तरफ। देखिए अतसी जी, हम तो ऑक्सीजन भेज भी रहे हैं। परसों आप लोगों ने कहा था कि ऑक्सीजन 2 घंटे में समाप्त हो जाएगी, हमने समाप्त होने नहीं दिया। उस समय भी हमने एश्योरेंस दिया था और ये आपका अधिकार है, आपको आपका अधिकार जरूर मिलेगा। मगर ये बार बार कहना कि सब कुछ हम कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ आप करिए, कृपया करके इस पे भी जरा चिंतन कर लीजिएगा। कुछ आपको भी करना पड़ेगा और बहुत कुछ हम करेंगे। मगर ये पूरी तरह से हाथ खड़े कर देना और कहना कि सारा का सारा जो है आप मोदी जी ही संभाल लें, तो मोदी जी को प्रधानमंत्री चुना गया है, वो तो ये सारा कुछ कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को भी मुख्यमंत्री चुना गया है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी करें। इसका जवाब देने। बोलिए आतिशी जी, बोलिए। संबित जी, क्या आपको पता था कि 25,000 केस दिल्ली में आने वाले हैं? और अगर आपको पता था और अगर केंद्र सरकार ने एंटिसिपेट किया था, जो आप अपनी चिट्ठियां दिखा रहे हैं, तो फिर आपने 25,000 केसेस के हिसाब से, पर डे के हिसाब से दिल्ली, मैंने कहा ऑक्सीजन को एंटिसिपेट के विषय, मैंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर रैंप अप करिए, ये कहा था। मैं पढ़ भी सकता हूं, मैं पढ़ देता हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय में कहा गया था। ऑक्सीजन, मैंने आपको अभी अपने पॉइंट में कहा, ऑक्सीजन के विषय में नहीं कहा गया था, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय में कहा गया है चिट्ठी में। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो हॉस्पिटल के बेड भी आते हैं। मैं आपसे विनम्र पूछना चाहता हूं, कितने बेड दिल्ली सरकार ने बढ़ा दिए, इसका तो जवाब दे दीजिए। चलिए, ऑक्सीजन में आपकी बात को हम मान लेते हैं। आप बताइए कि आपने कितने बेड बढ़ा दिए। ये तो आप कम से कम बेड तो बढ़ाती इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद, बेड भी नहीं बढ़ाया। ये देखिए, ये सरेंडर करना उचित नहीं होता है। आतिशी जी, बोलिए। संबित जी, आप डॉक्टर हैं, आपको ये पता है कि जब तक ऑक्सीजन नहीं होगी
तब तक एक भी बेड की कैपेसिटी और नहीं बढ़ाई जा सकती है। दिल्ली के सब अस्पतालों के साथ बैंक्वेट हॉल, स्कूल्स अटैच्ड भी है, उसमें बेड्स भी लगे हुए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज, यमुना स्पोर्ट्स तो ये अरविंद केजरीवाल जी तो रोज रोज बोल रहे थे कि हम तो इतनी सारी बेड बढ़ा देंगे, कोई बेड की कमी नहीं छोड़ेंगे, घर में भी जाके ट्रीटमेंट कर देंगे। ये सब क्यों बोल रहे थे एडवर्टाइजमेंट में? फिर अगर उनको पता था कि हम एक भी बेड बढ़ा नहीं सकते हैं, बोल तो रहे थे कि 30,000 बेड बढ़ा देंगे हम, बढ़ा दिया है। टीवी ऑन करते ही अरविंद केजरीवाल जी नजर आते थे, मैंने बेड बढ़ा दिया है, मैंने बेड बढ़ा दिया बोलते थे। संबित जी थोड़ा सा एक बार और गंभीर होकर बात करें, अभी भी गंभीर चर्चा चल रही है। इनका कहना यह है बेड बढ़ा करके क्या करेंगे अगर वहां में ऑक्सीजन नहीं दे सकता किसी को? आप बेड बढ़ा लीजिए, सारे दिल्ली के सारे हॉस्टल्स को, दिल्ली के सारे होटल्स को, सब एक सेकेंड, आप जितने भी ऐसी रिक्रिएशन की जगह हैं सबको आप अस्पताल का बेड बना दीजिए, लेकिन अगर वहां ऑक्सीजन नहीं है देने के लिए तो उस बेड का फायदा क्या है? देखिए, दोनों चीजों की आवश्यकता है। आपको आइसोलेशन रूम की भी आवश्यकता है, आपको नॉर्मल बेड्स की भी आवश्यकता है, आपको ऑक्सीजनेटेड बेड की आवश्यकता है, आपको वेंटिलेटर की आवश्यकता है, आईसीयू की आवश्यकता है। ये सारी चीजों की अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं। 85% लोग, उससे अधिक लोग रिकवर कर रहे हैं और अधिकांश लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। क्या वो हॉस्पिटलाइज नहीं हो रहे हैं? क्या उनको रेमडेसिविर नहीं लग रहा है? क्या उनको हाइड्रेशन नहीं हो रहा है? क्या उनको एंटीबायोटिक सेकेंडरी निमोनिया के लिए नहीं लग रहे हैं? बिल्कुल लग रहे हैं। आज वो बेड की भी कमी पड़ रही है। क्या जितने लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं वो केवल ऑक्सीजनेशन के लिए जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। दूसरी बात, हां, ऑक्सीजनेशन की कमी हो रही है, ऐसा प्रतीत तो हो ही रहा है। मैं कहूंगा नहीं हो रहा है तो लोग मुझे गाली देंगे। और इसको कैसे सॉल्व करना है, ये राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कर रही है, करना भी चाहिए। मगर उसके बीच में आप अपना पोर्शन को लाइव टेलीकास्ट करवा दीजिए, ये दिखाने की कोशिश करिए कि देखिए मैं तो कोशिश कर रहा हूं, केंद्र सरकार मुझे नहीं दे रही है। ये जो नियत की बात है, हम इस नियत की बात पे आज डिबेट कर रहे हैं। मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहा। कमी हो रही है लेकिन उसको डील किया जा रहा है, लेकिन इसमें राजनीति ना करें। आरोप आप पर है आतिशी जी, फाइनल कमेंट आपका। देखिए, मैं सरप्राइज हूं, संबित जी डॉक्टर होते हुए भी ऐसी फैक्चुअल एरर्स अपनी बात में बता रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत जो आज के दिन में है वो ऑक्सीजनेटेड बेड्स की ही है। क्यों है? क्योंकि ज्यादातर मरीज जो माइल्ड पेशेंट्स हैं, जो मॉडरेट पेशेंट्स हैं, वो होम आइसोलेशन में ही टेली कंसल्टेशंस के साथ ठीक हो रहे हैं। जो लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं सिर्फ ऐसे एरियाज, खास करके जे क्लस्टर्स, जहां पे लोगों के घर में आइसोलेशन के लिए रूम्स नहीं है या टॉयलेट्स नहीं है, सिर्फ उनको क्वारंटीन सेंटर्स में जाना पड़ रहा है। बाकी तकरीबन ज्यादातर लोग अपने घरों में ठीक हो रहे हैं। अस्पताल वो ही आ रहा है जिसको ऑक्सीजन चाहिए। तो इसलिए अगर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तब तक नहीं, ये गलत बात है। ज्यादातर लोग घरों में ठीक हो रहे हैं, ये ऐसी बात नहीं है। बहुत लोगों को नॉर्मल हॉस्पिटल बेड की आवश्यकता पड़ रही है आतिशी जी, ये हकीकत है, पड़ रही है। तो फिर अरविंद केजरीवाल जी को मालूम था कि ऑक्सीजन सेंट्रल कोटा में है, वो बेड बढ़ा नहीं सकते हैं, तो इतने दिन से प्रॉमिस क्यों कर रहे थे मैं बेड बढ़ा दूंगा, मैं बेड बढ़ा दूंगा? समय इतना ही था, कहते कि मैं प्रधानमंत्री जी से बात करूंगा, ऑक्सीजन मिलेगी तो बेड बढ़ाऊंगा। है उनको एक्सेप्ट किया है, ऑक्सीजन की कमी है, ये आतिशी जी भी कह रही हैं, ये संबित जी ने भी माना है, और दिल्ली में बेड्स की भी कमी है। इसको भी कोई झुटला नहीं सकता, क्योंकि अगर किसी को नॉर्मल हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत पड़ रही है आतिशी जी, उसको दिल्ली में बेड नहीं मिल रहा है। यह सबका अनुभव है, जिन लोगों ने भी कोशिश की है दिल्ली में अपने परिजन को या दोस्त को अस्पताल में बेड दिलाने की। तो जो आप कर सकते हैं आप करें, जो केंद्र कर सकता है वो केंद्र करें, मुझे लगता है कर रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संबित पात्रा जी, आतिशी मारलेना जी आपका। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।